Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspal and myself Abhishek, and today is your day 11 for your NDA NA program. And topic for today is sequence and series. Sequence and series बच्चे आप लोग करके आए हैं, फिर भी हम इसको रिवाइज करते हैं. सीक्वेंस क्या है बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेम रूल. ये किसी एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट है जो फॉलो किया जा रहा है. जैसे आप 1 2 3 4 5 6 देखते हैं, तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है? जैसे फर्स्ट में आप 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी. हर एक टर्म में जब आप 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा. यहाँ पर क्या है कि आप 2 ऐड करोगे. यहाँ पर क्या है कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में जो इसका न्यूमिनेटर होगा वो नेक्स्ट का, जो इसका डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट का न्यूमिनेटर है. फिर जनरल क्या है? n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ऐसा आपने यहाँ पे भी किया है, ये आपके सर्च चैप्टर में. ठीक है, ये इस तरह की कंडीशन है, तो इनको हम सीक्वेंस कहते हैं. अब उसके बाद आ जाता है सीरीज़. सीरीज़ क्या है बच्चे? इफ़ A1 A2 अप A1 A2 A3 अप बी द सीक्वेंस. अगर ये एक सीक्वेंस है बच्चे, जैसे ये टर्म्स हैं, तो इनको मैं कंसीडर कर लेता हूँ. दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस योर फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन बी द सीक्वेंस. देन A1 + A2 + A3 इज़ कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़. तो सीक्वेंस तो आ गया एक पैटर्न. जब उस पैटर्न के सभी एलिमेंट का हम सम करते हैं बच्चे, तो उसको हम कहते हैं सीरीज़. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? प्रोग्रेशन है बच्चे, ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रेशन. सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कहते हैं? इफ़ इट्स टर्म न्यूमेरिकली इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली एज वी गो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टर्म. तो प्रोग्रेशन क्या होता है? ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन. अब एक सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन कब कहते हैं? इफ़ इट्स टर्म न्यूमेरिकली इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली एज वी गो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टर्म. तो जैसे फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ हम जाते हैं, तो वो टर्म्स या तो इंक्रीज़ कर रही होती हैं या तो डिक्रीज़ कर रही होती है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो आप लोग करके आए हैं. जो नया है आपके लिए वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? आपके पास ये A + AD A + 2D ये आपके पास टर्म्स हैं AP की. तो आपके पास यहाँ कॉमन डिफरेंस D होता है. D क्या है? nth टर्म. अब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा. दैट इज़ nth में से n-1 टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D आएगा. जैसे A2 - A1, A3 - A2, इस तरह की आप टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए. तो nth टर्म किसके इक्वल है बच्चे? A + n-1D. और सम ऑफ n टर्म्स के 2 फार्मूलाज हैं. n/2 ट्वाइस ऑफ A + n-1D. एक कंडीशन ये है, ये भी आप लोगों ने किया. और सेकंड है n/2 फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म. तो ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का कंडीशन है. नेक्स्ट आ गया A, B एंड C आर 3 टर्म्स इन AP. अगर कोई 3 टर्म्स है और वो AP में है बच्चे, तो B किसके इक्वल होगा बच्चे? A + C/2. और आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ B = A + C. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ सपोजिशंस हैं. सपोजिशंस क्या है बच्चे? कि अगर आपको 3 टर्म्स सपोज करनी है, तो AP के मामले में आप 3 टर्म्स को कैसे सपोज करेंगे? A - D, A एंड A + D. ठीक है. अब इन सभी में कॉमन डिफरेंस D है. जैसे आप A - D एंड A + D, तो आप देखिए A + D में से आप लोग A माइनस कर लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस D ही रह जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप लोग कोई भी टर्म ले सकते हैं. 5 टर्म्स को आप कैसे करेंगे? A - 2D, A + D, A - 2D, A - D, A + D एंड A + 2D. इस तरह से ये ऑड टर्म्स का केस है. इवन टर्म के केस में आप लोग कैसे करेंगे? अगर 4 टर्म्स आपको लेनी है, A - D, A + D, A + 3D, A - 3D. 6 टर्म आएगा A - 5D, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, A + 5D. इस तरह से आप लोग टर्म्स कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे, इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज़ इज़ ऑड. अगर किसी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडिल टर्म बच्चे एक ही होगा. दैट इज़ आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स n है, और n क्या है? ऑड है बच्चे, n+1/2. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है बच्चे, तो मिडिल टर्म 2 होंगे, n/2 एंड n+2/2. ठीक है. इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चे एक और कंडीशन है. ठीक है. अगर आपके पास ये कंडीशन है A1 A2 A3
अप टू सुवन ए एन, एंड B1 B2 B3 अप टू सुवन आर इन AP। अगर ये कंडीशंस AP में हैं बच्चे, ठीक है, तो अगर आप A1 प्लस माइनस B1 करते हैं, ये दोनों AP हैं बच्चे, A2 प्लस माइनस B2 एंड A3 प्लस माइनस AN प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से दोनों AP हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो कंडीशन आएगी वो भी AP होगा, ठीक है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू सुवन AN BN, और आप लोग करते हो A1 अपॉन B1, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ले रहे A2 अपॉन B2 A3 अपॉन B3 अप टू सुवन AN अपॉन BN, तो ये कंडीशन होगी आर नॉट इन AP। तो AP के केस में आप एडिशन करते हैं बच्चे, तो आप लोगों के पास एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें दोनों APs के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को लेके, तो वो भी रिजल्टेंट AP होगा। लेकिन अगर आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो AP नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे GP पे। ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि अगर हर एक टर्म AP की, इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो अगर हर एक टर्म AP को किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्टेंट सीरीज इज एन AP। तो रिजल्टेंट सीरीज भी क्या होगी बच्चे? AP होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास GP। तो ये कंडीशन समझ आ गई। अगर दो AP गिवन है बच्चे, अगर आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्टेंट सीरीज़ भी आपके पास AP हो, सीक्वेंस भी आपके पास AP होगा। लेकिन अगर आप दो AP के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो AP नहीं होगा। अब किसी भी AP के सभी एलिमेंट को अगर आप किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट सीरीज़ भी क्या होगी बच्चे? रिजल्टेंट सीक्वेंस भी क्या होगा? इज एन AP। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे GP पे। GP क्या है बच्चे आपके पास? GP है आपके पास इस तरह से AR स्क्वायर अप टू स्क्वायर है। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन रेशो आती है कि अगर आप दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिवाइड करते हैं तो जो भी टर्म आनी चाहिए वो आपके पास कॉमन आनी चाहिए। जैसे आपके पास इसको आप लिख सकते हो A2 अपॉन A1 किसके इक्वल होना चाहिए? A3 अपॉन A2 के। किसके इक्वल होना चाहिए? A4 अपॉन A3 के। इस तरह से सारी कंडीशन इक्वल होनी चाहिए और इनका रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ nth टर्म किसके इक्वल होगा? AR⁻n-1 के, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल होगा? AR⁻n-1 अपॉन R-1। ये कौन सा केस है? जब रेशो आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। Sn किसके इक्वल है? A1 - R⁻n अपॉन 1 - R। ये कौन सा केस है? when 1 इज़ ग्रेटर देन R। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको करना है GP में, तो कैसे होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा? A अपॉन 1 - R, जस्ट दिस, ठीक है। अगर आपको 3 टर्म्स कंसीडर करनी है, ये भी सपोजिशन का केस है। सपोज कीजिए 3 टर्म्स GP में, तो हम लोग कंसीडर करेंगे A अपॉन R, A एंड AR, ईजिएस्ट वे। एंड 4 टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा? आप इस A को स्किप कर देंगे बेटा, AR A अपॉन R, AR³ एंड A अपॉन R³। इस तरह से आप 4 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता है बच्चे? ये भी एक पैटर्न है, n इंटू n+1 अपॉन 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1 2 n+1 अपॉन 6, ये भी शॉर्टकट है। और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है? n इंटू n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये कंडीशन सेम ही आ जाता है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज दिस, nth टर्म ऑफ सीरीज इज an³ bn² + cn + d है।
देन द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा बेटा, एन टर्म्स का सम आ जाएगा बच्चे ए समीशन ऑफ एन क्यूब, बी इंटू समीशन ऑफ एन स्क्वायर, सी इंटू समीशन ऑफ एन प्लस डी एन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप करके आए हैं। अब यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी एक दो कंडीशन है, इसको देख लीजिए। ठीक है, हाँ एपी में एक और कंडीशन देख लीजिए बच्चे, एपी में एक और कंडीशन देख लीजिए कि अगर A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN आर इन AP, ठीक है, आर इन AP, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है बेटा, A1 प्लस AN A2 प्लस AN माइनस 1, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम आपस में इक्वल होगा। वैसे ही अब जीपी पे आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चे जीपी की कंडीशन पे। कंडीशन क्या है कि अगर आपने दो सीक्वेंस लिए हैं और दोनों आपके पास जीपी में है, ठीक है, दोनों जीपी में, तो क्या है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जीपी में मल्टीप्लाई होता है, तो सम और सब्ट्रैक्ट क्या होगा, इज़ नॉट इन जीपी। दो सीक्वेंस हैं, अगर आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो जीपी में नहीं होगा। लेकिन अगर दो आपके पास सीक्वेंस है और वो जीपी में है, और अगर आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम नहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होंगे, आर इन जीपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे भी इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड भी है बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। अगर किसी भी एपी जीपी के हर एक टर्म को आप लोग किसी भी एक कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आता है बच्चे वो भी जीपी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, अगर आपके पास एक जीपी है तो एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का टर्म का क्या था बच्चे, सम सेम था। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है, A1 एंड AN, सेकंड एंड AN माइनस 1, थर्ड एंड AN माइनस 2, ये सारे रिजल्ट आपस में क्या होते हैं, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चे, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास रह गया, इफ़ A एंड B आर टू टर्म्स देन ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ AB के इक्वल। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद यहाँ पर AP पे आ जाइए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है बच्चे, जैसे मैं आपके पास कहता हूँ कि A1 A2 अप टू सो ऑन AN आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, तो इसके फर्स्ट में भी मैं एक टर्म ऐड कर देता हूँ और इसके लास्ट में भी, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना हो गई, n+2। तो B किसके इक्वल होगा बच्चे, फर्स्ट टर्म इज योर A प्लस, जैसे जनरल है ANth टर्म किसके इक्वल होती है, A प्लस n-1D। तो यहाँ आपके पास AN+2 टर्म्स किसके इक्वल होगी, A प्लस n+2 -1, तो विच इज़ n+1। अगर आपके पास n टर्म्स आप किसी दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हो और वो रिजल्टेंट भी GP है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, B माइनस A अपॉन n+1, B माइनस A
इक्वल्स टू n प्लस वन, तो d किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन। अगर आपके पास दो टर्म्स आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि इंसर्ट 5 टर्म्स बिटवीन देम, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 and 10 दो नंबर हैं आपके पास, इंसर्ट 4 नंबर्स बिटवीन देम, ठीक है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन देम सच दैट रिजल्टेंट इज एन AP। तो आप लोग क्या बनाओगे, 2 A1 A2 A3, 3 टर्म्स आपने इंसर्ट कर ली। अब आपको कहा कि ये रिजल्टेंट क्या बन रहा है बच्चे, इज एन AP, फाइंड A1 A2 A3। फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, तभी आप इसमें ऐड कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आ जाएगा, ये A है और ये B है, तो A और B कितने आ गए बच्चे, B इज योर 10, 10 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। n क्या है, जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपने इंसर्ट किए हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ़ टर्म्स आपने 3 इंसर्ट किए हैं, तो 3 प्लस 1 कर लेंगे आप लोग, विच इज़ 8/4, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे 10, तो बन गया बच्चे एक AP। इस तरह से आप लोग इसको करेंगे, ठीक है बेटा। अब आ गया बच्चे रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास पेंडिंग है अभी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है बच्चे, इफ़ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आर इन HP, दैट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आपके पास ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय द रेसिप्रोकल आर इन AP। तो क्या कह रहा है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनता है AP। जैसे x1 x2 अप टू सो ऑन, ये क्या है बच्चे, ये आपके पास अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे है तो इनके रेसिप्रोकल क्या हो गए, 1/x1 1/x2 1/x3, ये क्या होना चाहिए AP में, ठीक है। दैट मीन्स 1/A हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा बच्चे आपके पास, 1/A 1 प्लस अपॉन A प्लस D 1 आर इन AP और इन HP। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस D A प्लस 2D, ये AP में हो गया इनका रेसिप्रोकल। तो आपके पास ये कंडीशन क्या है बच्चे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो nth टर्म कैसे मिलेगा बच्चे आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ये कंडीशन किस में है बच्चे, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इन्हीं का आप रेसिप्रोकल करोगे तो AP बन जाएगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस तरह से काम करता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ AP, ठीक है बेटा। तो nth टर्म किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1/A प्लस n-1 D के इक्वल, ठीक है बेटा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस तरह से, nth टर्म आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो इफ़ A H and B आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर ये 3 टर्म्स और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म H किसके इक्वल होगा बच्चे, ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B के इक्वल। किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस B के इक्वल, ठीक है। तो कंडीशन है बच्चे A H1 H2 H3 अप टू सो ऑन HN एंड B आर इन HP। अगर ये कंडीशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट मीन्स 1/A 1/H1 1/H2, ठीक है। तो अगर ये n टर्म्स हैं, हमने किया ना कि जो भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो ये n टर्म्स है, 2 टर्म्स और ऐड कर दी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन गई n+2, ये n+2 टर्म्स बन गई। तो n+2 टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी, तो लास्ट टर्म है 1/B, 1/B किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n कितना है n+2, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n+1D हो जाएगा, ठीक है। तो n+1 इंटू D किसके इक्वल आ जाएगा, 1/B माइनस 1/A, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस B/D। तो कॉमन डिफरेंस D किसके इक्वल आ गया बच्चे, इसको नीचे ले आइए, A माइनस B/AB इंटू n+1। सो दिस इज़ योर कॉमन डिफरेंस। तो 1/H1 किसके इक्वल होगा बच्चे, ये सेकंड टर्म है,
तो 1/a प्लस डी, डी कितना आ गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो h2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/h2। सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगी, 1/a प्लस 2d। तो 1/a प्लस 2d का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफाई कीजिए, h2 का वैल्यू मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन। प्रोग्रेशन तो हमने कर लिया, मीन के बारे में बात करें। इफ़ a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर्स देन अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, a प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तीन तरह के मीन है। तो ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिकल मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्यों, क्योंकि जी स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन करता हूँ तो अरिथमेटिक मीन क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2 एंड हार्मोनिक मीन क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगा वो ए बी रह जाएगा। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल मीन स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है बेटा, अब अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सो दिस इक्वलिटी होल्ड्स, ये जो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है ये कब प्रोसेस में आता है, जब a इक्वल्स टू बी होगा। a एंड b अगर ये दो नंबर हैं तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। लेकिन यहाँ पे जो इक्वलिटी का साइन है ये कब काम करता है, जब a इक्वल्स टू बी। सिमिलरली फॉर देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ज्योमेट्रिकल मीन क्या, दो नंबर्स का अगर टर्म था तो आपने किया तो √2 हो गया, यहाँ पे n टर्म्स है तो nth रूट हो गया। हार्मोनिक मीन क्या आ गया बच्चे, n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स, 1/a 1/, इस तरह से। अगेन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। लेकिन जो इक्वलिटी होल्ड कब करता है, जब a1 इक्वल्स टू इक्वलिटी होल्ड्स। इक्वलिटी कब होल्ड करती है बेटा, जब a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू an के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन भी हो गया। ये आपका PDF है, इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए कुछ हम PYQs कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चे आपके पास द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 6 raised to power 1/2 multiply 6 raised to power 1/4 multiply 6 raised to power 1/, up to so on। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू so on। तो दीज आर योर इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप देखते हैं कि 1/4 को 1/2 से आप डिवाइड करें तो 1/4 1/2 आ जाएगा। 1/8 एंड 1/4 करें 1/8 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ये भी 1/2 आए। तो कॉमन रेशो R कितना आ गया बच्चे, 1/2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1/2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा तो 1/4 आ रहा, 1/4 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा, 1/8 आ रहा, 1/8 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा, 1/16 आ रहा। सो दिस इज योर कॉमन रेशो R इज योर 1/2। तो 6 रेज टू पावर, यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स किसके इक्वल होता है, A/1 माइनस R। सो A कितना है आपके पास, 1/2 एंड रेशो कितना है, 1 - 1/2। 1/2 अपॉन 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, कैंसिल होके 1, तो 6 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 6। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर बेटा। समझ आए बेटा, इजी है ये। नेक्स्ट है बच्चे, x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट x, y, z आर इन GP। एक्स वाई जी किस में है बच्चे, GP में। तो एक्स वाई जी अगर GP में है तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जी। ठीक है, देन tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z
आर इन जी पी। ये कहाँ पे है? जी पी में है। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो आप लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा, tan इनवर्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ वाई। ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस जी अपॉन 1 माइनस एक्स जी। ठीक है, ये tan इनवर्स और tan इनवर्स के फंक्शन है। दैट मीन्स ये कंडीशन आपके पास इक्वल होगी, एक्स प्लस जी और 1 माइनस एक्स जी। अब एक्स वाई जी आ रही, तो वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जी होगा। दोनों कंडीशन मैंने एक साथ लिखी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जी। दैट मीन एक्स जी को मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये और ये कैंसिल हो गए। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया? एक्स प्लस जी। एक्स और जी क्या आ गए बेटा आपके पास? यहाँ पे AP में था, यहाँ पे GP में भी आ गए। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो अगर ये AP में भी है और कोई कंडीशन GP में, दोनों में होती है, तो बच्चे वो सारी कंडीशन आपस में इक्वल होती हैं। अगर इसको शॉर्ट नोट में याद कर लीजिए, इफ़ ABC आर इन AP एंड GP देन A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। कॉमन रेशो एंड वो सेम होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर ये AP में भी है, AP में भी है, GP में भी है, दैट मीन X इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी होगा डायरेक्टली। ठीक है, इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है? क्या करना है? ये डायरेक्टली हो जाएगा, X इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी, ये डायरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, log x log y टू द बेस x, log of y टू द बेस x, log of x टू द बेस z एंड log of z टू द बेस y आर इन GP। ये GP के इक्वल है। दैट मीन ये जो सेंटर वाला है स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, अब हमने एक कंडीशन किया था लॉगरिथम के केस में, log ऑफ a टू द बेस b किसके इक्वल होगा? log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? log ऑफ x अपॉन log ऑफ z होल स्क्वायर, log ऑफ y अपॉन log ऑफ x, और ये आ जाएगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ y। तो ये log ऑफ y एंड log ऑफ y कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ x। तो ये log ऑफ x अपॉन ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ z होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ z 1। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। z को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये log z होल क्यूब हो जाएगा, और ये log x इधर आएगा तो log x होल क्यूब आ जाएगा। दैट मीन ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, x इक्वल्स टू log z हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल्स टू z। ये पहली कंडीशन आ गई। उसके बाद उसने क्या कहा है कि x y z 64 किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है। ये GP में थे तो हमने इनको सॉल्व कर दिया, ये x y z इक्वल टू 64 है, एंड x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब आर इन AP। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर x y z? तो x y z के लिए क्या करेक्ट है? ठीक है, x y z किसके इक्वल है बच्चे? 64 के इक्वल। ठीक है, तो x y z, तो x इक्वल्स टू z 64 अपॉन एक्स जी कर सकते हैं, तो 64 अपॉन एक्स स्क्वायर हो सकता है क्योंकि y इक्वल्स टू ये z इक्वल्स टू एक्स है, तो z को मैंने x से रिप्लेस कर लिया, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 64 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक?
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जी क्यूब आर इन ए पी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ वाई क्यूब जो होगा, तो फर्स्ट ट्वाइस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट। अब x इक्वल्स टू जी है, तो ट्वाइस ऑफ वाई क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब, तो इसको भी एक्स क्यूब लिखा जा सकता है। दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब एंड ट्वाइस ऑफ वाई क्यूब, ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दैट मीन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो आप देखेंगे x इक्वल्स वाई है और x जो है वो z के भी इक्वल है, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर x y z। तो आपके पास x y z यहाँ पे सारे इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अभी हमने पहले किया कि अगर वो तीनों इक्वल हों तो वो बोथ AP में भी होते हैं और GP में भी होते हैं, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, अब ये तीनों इक्वल आ गए, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, AP ओनली, GP ओनली, बोथ AP एंड GP, नीदर AP एंड GP, तो दोनों इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स बोथ AP एंड GP का कंडीशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, देन 1/c प्लस b 1/c b एंड c अपॉन b आर इन AP GP HP जो भी है। तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो जनरल कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ऐसा ही है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस ऑफ बीटा के इक्वल आ जाएगा क्योंकि माइनस सम ऑफ रूट्स होते हैं, एंड अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, सी के इक्वल, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो जो इस इक्वेशन के रूट हैं उनका सम किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा इनके रूट हैं, तो आपके उनका रेसिप्रोकल का स्क्वायर क्या, फिर उनका सम कर रहे हैं, जो आपको गिवन कंडीशन क्या है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ किसका, रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो आप इसको कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ फिर -2 अल्फा बीटा भी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा है बच्चे -b के इक्वल, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c, और ये है आपके पास -b के इक्वल। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -b इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ c अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी। तो ट्वाइस ऑफ सी किसके इक्वल लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चे, बी अपॉन सी, क्वेश्चन क्या था, 1/c ट्वाइस ऑफ बी आर इन जी पी, ओके। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या, 1/c, आर इन ए पी जी पी। ए पी अगर हो तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए,
बी स्क्वायर 1/c c/b। तो बी स्क्वायर 1/b के इक्वल नहीं पॉसिबल है। अगर ए पी में होगा तो ट्वाइस ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/c + c/b, विच इज़ b + c²/bc। तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर c, ट्वाइस ऑफ b है तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर c इज इक्वल टू b² + c²। ए पी भी नहीं बनेगा, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा बेटा। ठीक है, हमने इनको चेक कर लिया, आपको बताना ये ए पी में है, जी पी में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ए पी तो नहीं बनेगा, जी पी पहले चेक करते हैं। बी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 1/b के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जी पी नहीं बन पाएगा। अब ए पी चेक करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ बी किसके इक्वल है बेटा, 1/c + c/b। तो ये बी सी आ जाएगा, बी सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, बी इधर आ जाएगा और सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू बी + c²। तो बी स्क्वायर सी तो बन नहीं पाएगा, बी + c² भी बन नहीं पाएगा, तो ए पी भी नहीं बनेगा बेटा। तो चांसेस हैं अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि कोई नंबर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनके जो रेसिप्रोकल हैं वो किस में होने चाहिए, ए पी में। दैट मीन्स सी 1/b एंड b/c आर इन ए पी। तो हमें इनके रेसिप्रोकल किस में प्रूव करने हैं, ए पी में। तो इनके रेसिप्रोकल क्या है, 1/b, ट्वाइस ऑफ 1/b विच इज इक्वल टू c + b/c। तो ये कितना आएगा, c² + b/c। तो इसको मैं c को इधर ट्वाइस ऑफ c/b, तो ट्वाइस ऑफ c, b तो यहाँ से आ सकता है। अगर मैं यहाँ से b कॉमन करूँ तो b + c आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ c/b किसके इक्वल आ गया बच्चे, b + c के इक्वल। ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c/b 1/b। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ b। c को, b को हम यहाँ ले आते हैं, c को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, b/c + 1। b/c, b कॉमन किया है यहाँ से, b कॉमन किया, यहाँ c² है, तो ट्वाइस ऑफ b/c। तो ट्वाइस ऑफ b 1/b किसके इक्वल है, c + b/c। तो ये है आर इन ए पी। दैट मीन्स इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जो भी कंडीशन है ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में गिवन है आपको बेटा। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पास कुछ PYQs। आज के लिए इनको इतना ही रखते हैं बेटा। बाकी आपके पास आपको जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।